सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे विभागों की समीक्षा। ऊर्जा, परिवहन और महिला बाल विकास विभाग की करेंगे समीक्षा। सचिवालय में होगी बैठक। फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन चिन्हित 107 एकड़ जमीन पर धनौल्टी मार्ग में तैयार होगी फिल्म सिटी। सीएम ने दिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट। कुमाऊं के सभी जिलों के लिए स्कूल आज बंद। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। और उत्तराखंड में 7 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं ला पाएंगे शिव भक्त। डीजे पर भी रहेगा नियंत्रण। कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था समन्वय बैठक में 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने चर्चा कर जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। देहरादून से हम आपको खबर बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा, परिवहन और महिला बाल विकास विभाग की सीएम समीक्षा करेंगे। 11 बजे से सचिवालय में विभागों की समीक्षा बैठक शुरू होगी। बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो समीक्षा बैठक आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। विभागों की समीक्षा करेंगे। ऊर्जा, परिवहन और महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। 11 बजे से सचिवालय में विभागों की समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम धामी देंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की आज समीक्षा करने वाले, कौन कौन से वो विभाग है, क्या कुछ तैयारी इसको लेकर? जी बिल्कुल खुशी, देखते आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं और उसमें ऊर्जा विभाग, परिवहन और महिला बाल विकास विभाग जो है ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर के आज सीएम धामी समीक्षा करने वाले हैं। और 11 बजे से जो है ये समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें कि सभी अधिकारियों को जो है बैठक में दिशा निर्देश सीएम धामी इस दौरान देंगे कि जो विभाग द्वारा कार्य इस दौरान चल रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें किस तरीके से तेजी लाई जा सके, या फिर जो है जो अन्य विभाग है यहाँ पर इसको लेकर के भी जो है सीएम धामी यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि जो विभागों की समस्या है या फिर विभागों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें किस तरीके से और उसको दुरुस्त किया जा सके, तमाम चीजों को लेकर के जो है इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। और सभी जो अधिकारी हैं विभागों के वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक है। विनय, एक बात ये भी देखी जा रही है, हाल ही में सीएम धामी दिल्ली पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी, विकास को लेकर भी चर्चा की गई थी और बाद में सीएम धामी का बयान भी सामने आया था कि निश्चित रूप से जो केंद्र है सहायता करेगा राज्य के विकास में। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आज दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल खुशी, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं और सभी केंद्रीय नेताओं से जिस तरह से उनकी वार्ता हुई है, उन्होंने चर्चा की है उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर के, तो ऐसे में जो है देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को विकास की गति किस तरीके से दी जा सकती है, जिससे कि उत्तराखंड में और ज्यादा जो है तेजी से जो है विकास हो सके। तमाम विभागों में किस तरीके से कार्य किए जाने हैं इसको लेकर के जिस तरह से आज ये बैठक यहाँ पर की जा रही है, तो काफी अहम जो है इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जिस तरह से दिल्ली से लौटे हैं और उन्होंने मंत्रियों से उत्तराखंड में जो है विकास कार्यों को लेकर के यहाँ पर चर्चा तो की ही है। अब इसको किस तरीके से जो है प्लेटफॉर्म पे लाना है, क्या कुछ इसमें नई रणनीति जो है वो तैयार की जानी है, तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज जो बैठक है 3 विभागों की काफी महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही है। खुशी जी, चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। पर्वतीय क्षेत्र होने के चलते उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ना और सड़कों का तालाब में तब्दील होना आम बात सी हो गई है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर प्रदेश को स्मार्ट बनाने में जुटी रहती है, लेकिन सीजन की पहली बारिश ने ही हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई स्मार्ट सिटी और उसकी स्मार्ट सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश में खुली विकास की पोल, प्रशासन की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम के दावे फुस, करोड़ों रुपए खर्च, कागजों में विकास। पहली ही बारिश में सड़कें तालाबों में हुई तब्दील। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। ऐसे में मानसून जब उत्तराखंड में दस्तक देता है तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है। पहाड़ों में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक साल उत्तराखंड वासियों को कुछ न कुछ सबक और सीख देकर जरूर जाती हैं। सरकार भले ही पुरानी आपदाओं से सीख लेने की बात करती हो, लेकिन धरातल पर सरकार की परियोजनाएं जस की तस नजर आती हैं। सरकार भले ही देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती हो और स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए भी बहाए गए हों, लेकिन देहरादून की सड़क कितनी स्मार्ट हुई है या तो मानसून की पहली बारिश ने ही हकीकत दिखा दी है। पहली बारिश में सड़कें लबालब, सफाई के निगम के दावे फेल, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उठ रहे सवाल, आम जनता का हाल बेहाल। बीते रोज झमाझम बारिश के बाद देहरादून की सड़क तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई। सरकार भले ही ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करती हो, लेकिन बीते रोज हुई बारिश ने सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई मशीनों द्वारा पूर्ण कर ली गई है और जहां पर मैनुअल सफाई की बात हो वहां भी 80 से 90% तक कार्य पूर्ण कर लिया गया। नगर आयुक्त की बातें और धरातल पर दिख रही तस्वीर उलट नजर आ रही है। जिस तरह के हालात है उससे तो यही लग रहा है कि अगर दावे इतने ही सच साबित होंगे तो हर साल होने वाली समस्या को लेकर पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम में जो सफाई वाला पार्ट है वो नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो भी बड़े नाले हैं जहां मशीन्स के द्वारा क्लीनिंग की जाती है वो लगभग पूर्ण की जा चुकी है। जो मैनुअल क्लीनिंग की जा रही है वो भी हमारी लगभग 70 से 80% पूर्ण हो गई है। आगामी एक सप्ताह में हम 100% का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो जो नगर निगम की नालियां हैं जो या छोटे गली मोहल्लों में सोक पिट का काम है वो भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। जो बड़ी रोड्स के अलोंग है जिनके डायरेक्शंस में उसमें PWD या अन्य संबंधित विभाग हैं उनके साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर जो भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज हैं उनके लिए उनको सूचित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य में हर साल मानसून में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मैदानों में जल भराव की स्थिति हर साल आती है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। देहरादून, उधम सिंह नगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में जल भराव की स्थिति हुई, यह एक चिंताजनक विषय है और सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हम हर साल सरकार को चेताते हैं, लेकिन सरकार विपक्ष की बातों को अनदेखा करती है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। मानसून में हर साल उत्तराखंड में आप देखिए कि भारी तबाही होती है। मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की दिक्कत रहती है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बाढ़ जो है हर साल आती है और कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सरकार को लगातार चेताने और जगाने का काम करते हैं कि जो है मानसून के लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णी निंद्रा से जो है उठती नहीं है। पहली ही बारिश में जिस तरीके से हरिद्वार में जो है तमाम गाड़ियां बह गई, तमाम जो है जल भराव की दिक्कतें हो गई, तो इससे साफ है कि प्रशासन ने पहले तैयारियां जो है नहीं की हैं। उत्तराखंड सरकार जो है पिछले वर्षों की घटनाओं से कोई सबक नहीं लेती और हर साल जो है स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। वहीं जल भराव की स्थिति को लेकर भाजपा से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल भराव की स्थिति न हो। इसके साथ ही यदि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति बनती है तो उसका भी निवारण किया जा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए चाल खाल का भी निर्माण किया जा रहा है और कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर नगर निगम भी काम कर रहा है। जल भराव अगर कहीं हो रहा है, जैसे नालियां अगर नहीं बनी है तो उसकी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी दिन पहले से कह दिया था जहां जहां नालियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। जल भराव, जल संरक्षण के लिए अगर कहीं हमारे नाले खाले चाल और जो कई सूख भी गए हैं पहाड़ों में जब जैसे हम जाते हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार से जो है जलाशय भी बनाए जाएं। कहीं अगर जल भराव की समस्या आ रही है उसका तुरंत निदान होगा। एक टीम भी बनाई गई है, नगर निगम की जो टीम है वो लगातार अगर कहीं से भी कोई सूचना आती है तो उसको निस्तारण करने के लिए तुरंत वो टीम जाती है।
भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में हालात अभी से बिगड़ने लगे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहाए गए हजारों करोड़ों रुपए बरसात आते ही बरसाती नालों में बहकर सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। सरकार भले ही पिछले मानसून से सबक लेने की बात कहती हो, लेकिन हालात जस के तस हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और तमाम स्थानीय प्रशासन आपस में बेहतर समन्वय बनाकर आपदा से निपटने के लिए तैयार होंगे। देहरादून से IND 24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। मानसून सीजन के चलते धीराज गब्रियाल जिलाधिकारी हरिद्वार ने नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, NH तथा नगर निगम के अधिकारी तालमेल से कार्य करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अभियंताओं को बारिश होने पर नहर का जलस्तर कम करने को लेकर कहा, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। बैठक में विधायक मदन कौशिक ने कहा कि यूपी सिंचाई विभाग के कार्मिकों की लापरवाही से शहर में बरसात का पानी भरता है। नहर का स्तर अधिक होने से पानी की निकासी सही से नहीं हो पाती। उन्होंने NHAI के अभियंताओं से कहा कि भूपतवाला में कामगारों की संख्या बढ़ाकर या JCB के माध्यम से सफाई कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। तभी हमारा नगर पालिका क्षेत्र है, उसमें तो लोकल बॉडीज के माध्यम से सारे नालों की हम लोग सफाई कर रहे हैं। हरिद्वार में हमारा चल रहा है, रुड़की में लगभग सफाई पूरी हो गई है और लक्सर का एरिया, मंगलौर का एरिया, जिन स्थानों पर लास्ट ईयर बहुत पानी भरा था, जल भराव की स्थिति आई थी, वहाँ पे हम लोग नालियाँ साफ कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ठीक कर रहे हैं और ऐसे स्थान पे जहाँ पे मलबा ज़्यादा बढ़ गया है तो उन स्थानों को हम लोग चैनलाइज भी कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी हर हाल में सीट को जीतना चाहती है। चक्राता विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बद्रीनाथ विधानसभा के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर कर्णप्रयाग पहुंचे। कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला भारी मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं विगत 3 दिनों से जो बद्रीनाथ विधानसभा में गया और जहां पर भी मैं गया, लोगों के मन में आक्रोश है और उन्होंने विधायक की कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की और मैं समझता हूं कि जो वातावरण मैंने देखा है उस वातावरण के आधार पर कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस उपचुनाव को जीता। हरिद्वार में हुए नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर जहां 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं भाजपा नेता समेत 3 लोग फरार चल रहे हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सलाखों के पीछे भेजा गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और यदि कोई अपराध करता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाती है और सलाखों के पीछे उनको भेजा जाता है। ना कि यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मैं उससे सहमत नहीं होंगी। मैं ये कह सकती हूँ कि ये चुनौतियाँ आती हैं, इन चुनौतियों को पार पाने के लिए लगातार जो है पुलिस विभाग को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसका उन्हें वे पालन करते हैं और अपराधी किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से कभी नहीं घूम। बहादुराबाद क्षेत्र के गढ़मीरपुर सुमन नगर की रतमऊ नदी के रपटे समेत हरिद्वार जनपद के सभी पानी के बहाव वाले नाले, रपटों, पुलिया और नदियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। साथ ही कई स्थानों पर सांकेतिक चिन्ह भी लगाए गए हैं। पानी का बहाव ज्यादा होने पर नाले, पुलिया पार न करने की अपील की गई है। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज गब्रियाल ने बताया कि सभी पुलिया, नाले और नदियों पर पहले ही सांकेतिक चिन्ह लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि जल भराव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। मानसून पीरियड के लिए ऐसे स्थान जहां पे बारिश के समय में एकाएक जल स्तर बढ़ जाता है या फिर एक नदी का रूप ले लेती है। खासकर उदाहरण के लिए आप ले लीजिए जो खड़खड़ की जो घटना है जिसमें देहरादून के खासकर लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी थी।
और पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हुई तो एकाएक नदी का रूप ले लिया और जितनी भी गाड़ियां थी उनको बहा के साथ में ले गई। उसमें लगभग 8 गाड़ियां बही हैं और शुक्र है कि उसमें कोई बैठा नहीं था और उसमें 8 की 8 गाड़ियों को नहर से हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी और पूर्व में भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे स्थानों पे हम चेतावनी बोर्ड हम लगाएंगे और जगह जगह पे हम लोगों ने चेतावनी बोर्ड लगाए भी हैं और लोगों को वार्निंग देने के लिए, सचेत करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर दूर पोखरी गांव के लोग सड़क की सुविधा से वंचित हैं। सड़क न होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसको लेकर कई बार धरना दिया, ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। गांव के ग्रामीणों को बस सड़क के निर्माण का इंतजार है। सड़क नहीं होने से गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अगर बीमार हो जाएं तो उनको अस्पताल ले जाने में काफी समय लगता है। वहीं बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने में पूरा दिन लग जाता है। अगर गांव में किसी को घर बनवाना हो तो एक सीमेंट के बैग को गांव तक लाने में 200 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। वहीं एक ईंट लगभग 25 रुपए की लागत से गांव पहुंचती है। हमें रोड को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे बच्चे भी रास्ते में हो रहे और जैसे हम स्कूल ले जा रहे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है हमको स्कूल ले जाने में। हम माननीय विधायक जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सड़क देने की कृपा करें और हमें आप पे विश्वास है कि हमारी रोड आप ही स्वीकृत करेंगे। ये गांव जनपद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है और मुख्य सड़क से अगर सड़क कटती है तो इस सड़क की दूरी मात्र 100 मीटर की रह जाएगी। सड़क के लिए ग्रामीणों ने कई बार अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। ग्रामीण मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि एक रसोई गैस का सिलेंडर लगभग 300 रुपए अतिरिक्त भाड़ा देकर यहाँ पहुँचता है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात ये है कि गाँव से आज तक पलायन नहीं हुआ है, पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नाम पर कई ग्रामीण गाँव छोड़कर जिला मुख्यालय में किराए के मकान में रहने को मजबूर है। नाली हो गए हैं और सड़क से हम वंचित है और जबकि सारी दुनिया में सड़क है, यहाँ सड़क नहीं बन रही तो हम लोग बहुत परेशान है। सड़क में जाते जाते हमें कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पर 2004 से हमारी सड़क स्वीकृत है जिला प्रांत से और आज तक हमारे जो पड़ोसी गांव है उन्होंने आपत्ति की और सड़क नहीं बन पाई। तो फिर उसका नए ढंग से संरेखण हुआ, उसका खुटीर नामी टोक से उसका प्राकलन बना, लेकिन डांग वालों के खेत आने के कारण वहाँ पर जो है सड़क नहीं बन पाई। जब हमारी ग्राम सभा किसी महिला की तबीयत खराब होती है, प्रसव रास्ते में होता है तो कैसे लगता है। हॉस्पिटल ले जाते हमें तो इतना दुख होता है कि आंखों में से आंसू भी आ जाता है। आज़ादी से समय से लेकर हम सड़क के मांग को लेकर आ रहे हैं, परंतु अभी भी हमारी रोड नहीं बन पाई। आजादी के बाद भी ग्रामीण जंगलवासियों जैसा जीवन जी रहे हैं। ग्रामीणों को इंतजार है तो बस सड़क के विकास का। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करती है और कब तक ग्रामीणों को इस समस्या से निदान मिल पाता है। IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग लोहाघाट के सहयोग से महिला समूह की लौह शिल्पियों को रोजगार से जोड़ने के लिए लोहाघाट में 5 साल पहले ग्रोथ सेंटर खोला गया था, जिसे लौह शिल्पियों ने अपनी मेहनत से ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचाया। लोहाघाट ग्रोथ सेंटर में बने लोहे के बर्तन और कृषि उपकरण प्रदेश के साथ साथ देश में भी काफी प्रसिद्ध हैं। खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्रियों, राज्यपाल और सचिव स्तर के अधिकारियों ने ग्रोथ सेंटर की सराहना की और उसे आगे बढ़ाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अचानक खंड विकास अधिकारी के द्वारा ग्रोथ सेंटर प्रगति महिला ग्राम समूह की महिलाओं को 3 जुलाई तक ग्रोथ सेंटर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। बीडीओ के आदेश से भड़के लोह शिल्पियों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में जोरदार नारेबाजी करते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। साथ ही मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी।
आपको हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो कितने पत्र हम लोग जो हैं शासन प्रशासन सब जगह हम लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर दे चुके हैं, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी, अपनी मनमानी की जा रही है। इतना कुछ होने के बाद भी न तो हमारे कहीं पत्रों की जाँच हो रही है, हम लोग अनुसूचित जाति आयोग से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग देहरादून तक पहुँच गए, लेकिन फिर भी हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही। और वीडियो साहब पत्र में पत्र जारी किए जा रहे हैं। वीडियो साहब कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आप ग्रोथ सेंटर खाली करो। 5 साल तक हमने इस ग्रोथ सेंटर को चला के इतने आगे पहुंचाया है एक समूह ने, और उस समूह की ये लोग शिकायतकर्ता बना रहे हैं जिसका लौह शिल्प के साथ कोई संबंध नहीं है, न तो उसका भौतिक सत्यापन हो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इतने सारे लोग काम करते हैं, हम गरीबों के पेट में लात मार दी गई है। अब ग्रोथ सेंटर ऐसे ही खाली करने को बोल दिया है, उस पर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद। देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और 1973 लागू नहीं रहेंगे, जिनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं, इससे क्या कुछ बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। आज से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है, अगर ज़रूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है, लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति पर, सरकारों की कार्यकुशलता पर, अनुभव पर जो है कानून का जो है सही तरीके से पालन हो सकता है। और पहले से ही जो है ये सारे प्रावधान है, अब नाम बदलने से या धाराएं बदलने से इसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात है। और ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि सरकार हैं, पुलिस विभाग है, जिनको जो है इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी, वो कैसे जो है इसको लागू करते हैं, सारा जो है इसी बात पर निर्भर करेगा। और इसके परिणामों का क्या असर है तो आने वाला समय बताएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी चुनाव जीतने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीघ्र ही सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर कुछ अस्पतालों को पीपीपी मोड पर रख दिया था, जिसमें रामनगर का सरकारी अस्पताल भी शामिल है। रामनगर जब भी आता हूँ तब यहाँ के लोग भी, जनता भी और जनप्रतिनिधियों की एक ही शिकायत रहती है कि इसको पीपी मोड से हटाना। लेकिन अब जब सब लोग इसके विरोध में हैं तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड पे उन सबको हटा के जो है सरकारी व्यवस्था में रखें। कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी एक कैबिनेट निर्णय मैं करूँगा और मुझे लगता है कि 30 सितम्बर से पहले सभी हॉस्पिटलों को हम सरकारी सिस्टम में ले आएंगे। अब हमको हर साल 750 MBBS के बच्चे मिल रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजों से हर साल 750 लोग MBBS कर रहे हैं। हमारे राज्य में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी भी अब 2 साल में पूरी हो जाएगी। रामनगर को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की वन्यजीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से काम भी चालू है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम बना रहे हैं और आप निश्चित मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय के बाद आप लोगों को इस तरह की योजनाएं यहाँ साफ देखने को मिलेंगी, जिससे रामनगर के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा। रामनगर में जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कैसे रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा और रामनगर के अंदर ट्रेन की सुविधा हो, बाकी और कनेक्टिविटी की सुविधा हो, उस सब के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मान के चलिए कुछ ही दिनों के अंदर पूरे रामनगर में जो विकास करना है उसका खाका आप लोगों के साथ साझा कर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।